नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद गठबंधन पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। तो गठबंधन किसका? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों, जाति आधारित दलों को मिलाकर समाजवादी पार्टी सपना देख रही थी कि वो चुनाव में जीत जाएगी और उसके बाद गठबंधन को और भी मजबूत बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महान दल ने गुड बाय कह दिया समाजवादी पार्टी को। अब सुभाषपा की तरफ से भी लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जबकि सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कह दिया कि एसी कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे किसी तरह की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कई और हैं गठबंधन में, उनके अंदर भी कई तरह की ऐसी सुगबुगाहट चल रही कि रहूं ना रहूं, इस गठबंधन से बाहर निकल लूं, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी जगह है जहां पर स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। यहाँ पर इस राजनीतिक रिश्ते में स्वार्थ सबसे ऊपर होता। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को देखते हैं, जिसे जहाँ पर फ़ायदा होता वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। और कुछ इसी तरह का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस स्वार्थ सिद्धि के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। ओपी राजभर को लग रहा है कि अगर खासतौर पर आजमगढ़ रामपुर हार जाने के बाद ओपी राजभर ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पर डर गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यही हाल रहा, अखिलेश यादव इसी तरह से इसी कमरे में बैठकर राजनीति करते रहेंगे तो हमारी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। उनकी सलाह लेकिन अखिलेश यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव तक ही सीमित था गठबंधन, क्या ये टेम्पररी रिलेशन था, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग जुड़े हुए थे, स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, साइडलाइन लोग पकड़ने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से सवाल पूछ लेता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सुनील जी, एक बात बताएं, गठबंधन की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, और भी कई मेहमान जुड़े हैं, आते हैं थोड़ी देर के बाद। गठबंधन की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को लेकर के जो अलायंस हुआ था चुनाव से पहले, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव आते आते तक गठबंधन में कौन बचेगा या सिर्फ अकेले अखिलेश यादव रह जाएंगे? बताइए सर। देखो गौरी शंकर जी, जब गठबंधन तत्कालिक लाभ के लिए होते हैं, बिना योजना के होते हैं, बिना भरोसे के होते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। और जैसा समाजवादी पार्टी के साथ 2014, 2017, 2019 और 2022 4 चुनावों में देखने को मिला, तो इसकी समाजवादी पार्टी को बड़ा ईमानदारी से समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर में ऐसे कौन से कारण हैं कि हर बार के चुनाव में आपको एक साथी बदलना पड़ता है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आजम खान साहब हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे राम गोपाल जी रहे हों, चाहे किरणमय नंदा साहब रहे हों, जब इनसे कभी व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो ये भी लोग दुखी होते हैं कि जो मुलायम सिंह यादव जी ने जिस रणनीति के तहत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, राय मशवरे के साथ जो पार्टी चलाने का प्रयास किया था और वो सफल भी हुआ था, वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था 2012 का, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 चुनाव इस प्रदेश में हो गए और 4 चुनाव हार गए अखिलेश यादव। और चारों बार आपने देखा कि हर के चुनाव में एक अपना उनका अलग साथी था। तो ये क्या अखिलेश यादव जी को नहीं दिखता? और जिस चीज़ को लेकर के जो आजकल टिप्पणी की जा रही है कि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव था और दोनों लोकसभा सीटों के चुनाव के दौरान आप उत्तर प्रदेश में थे, वोट मांगने नहीं गए, रैलियां करने आप नहीं गए, हार जाते कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ताओं को कोई दुखी नहीं होता, गठबंधन के साथियों को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन आप युद्ध की तरह युद्ध लड़ते। जब बिना युद्ध लड़े आप हार गए तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात रही राजनीति की, तो आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, जिनकी राजनीति वो खुद कर रहे हैं। ओवैसी के सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, ओवैसी की राजनीति आप कर रहे हैं।
उन्हीं लोगों से आप गठबंधन कर रहे हैं कि वो भी उसी वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम की बात जो होती है, जहां यादवों को लेकर के और मुसलमानों को लेकर के जो गठबंधन की बात रही थी, जहां मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और राजनीति जो उभरी मुस्लिम और यादव के गठबंधन को लेकर के, वहां आपके पास छत्रप नहीं है। आजम खां जैसे व्यक्ति के साथ आप पार्टी खड़ी नहीं हुई, चाहे वो जेल में और रह लेते 10 महीने, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ लड़ती दिखती, सही बात, तो लगता कार्यकर्ताओं के हां लड़ा जा रहा है। आप देखिए कि आजमगढ़ में चुनाव हुआ और जिन महानुभावों ने, धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, उनके साथ कोई पुलिस से झगड़ने तैयार नहीं था, बहस करने तैयार नहीं था, अधिकारियों से बहस करने तैयार नहीं था, अपनी बात रखने वाला उनके साथ कोई नहीं थे। और एक जमाना था कि इनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग घेरा बना के चलते थे। तो समीक्षा तो समाजवादी पार्टी को करनी पड़ेगी गौरी शंकर जी। नहीं कर मुझे लग रहा है कि करने के लिए तैयार नहीं है लोग। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, मैं पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, नवीन दुबे जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उससे पहले नवीन दुबे जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अरविंद जय तिलक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, स्वागत है सर आपका। अरविंद जी, एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन का बड़ा बुरा हाल रहा है। मैं किसी भी गठबंधन को बेहतर, किसी भी गठबंधन को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखा, चाहे वो है ना कांग्रेस समाजवादी पार्टी का रहा, या फिर समाजवादी पार्टी मायावती के साथ का रहा, या फिर अभी जो तत्काल गठबंधन चल रहा है, इसमें भी महान दल निकल गया। सुभाषपा प्रतिदिन है ना रोजाना ज्ञान देने का काम जो कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो भी निकलना चाह रही है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि समाजवादी पार्टी क्या वाकई में गठबंधन के लायक है या नहीं है? गौरी शंकर जी, देखिए, जो गठबंधन वैचारिक बुनियाद पर स्थापित होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें विचारों का मेल होता है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का भी जमीन पर जुड़ाव होता है। नतीजा उसका जो है यह निकलता है कि वह गठबंधन सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 19 में बसपा के साथ हुआ, उसके बाद जो है 22 में छोटे छोटे क्षेत्रीय छत्रपों के साथ हुआ। बेशक जो है इसमें आप कुछ गठबंधन देखेंगे तो जैसे क्षेत्रीय छत्रपों का है, विशेष रूप से जो ओबीसी वर्ग से आने वाले छत्रप, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हों, केशव देव मौर्य रहे हों, जयंत चौधरी रहे हों, वैचारिक तौर पर आप देखेंगे तो धरातल पर कहीं ना कहीं जो है दोनों की सोच समान रही। लेकिन यह देखने को मिला कि जो बड़े भाई के तौर पे समाजवादी पार्टी रही, वह जो है इन लोगों को उस तरह से अपने राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं की चुनाव के दरमियान, जिसका बाद में जो है सवाल भी उठाया गया कि आप अकेले इस लड़ाई को जीतने के लिए जो है पूरी तरह से जो आपके जो क्षेत्रीय छत्रप थे, गठबंधन के साथी थे, उनको दरकिनार करते चले गए। नतीजा यह निकला कि आप देखिए 111 सीटों पर सिमट करके रह गए। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का जो गठबंधन हुआ करता था वो पार्टियों के साथ नहीं होता था, वो क्षेत्रीय छत्रपों के साथ होता था। उनकी कोशिश रहती थी कि समाजवादी जो अम्ब्रेला है उसके जो है उन लोगों को उसमें लाए। चाहे आप देख लीजिए, चाहे अपर कास्ट के जनेश्वर मिश्रा साहब रहे हों, बेनी प्रसाद वर्मा रहे हों, इन लोगों या मोहन सिंह रहे हों, तमाम ऐसे नेता थे जो कि समाजवादी पृष्ठभूमि के वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं जो है एक लगाव था, जन आंदोलनों से निकले हुए लोग थे। लेकिन शायद अखिलेश यादव जी, वो कहा जाता है ना कि जो समस्या को साथ लेकर के चलता है वो समाधान ढूंढ लेता है, लेकिन वह इसे समस्या मान ही नहीं रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है किसी का सुझाव मानने को लिए तैयार नहीं है, जिसकी जो इच्छा करे वह बोले। शायद ही आप कभी जो है मुलायम सिंह के मुख से इस तरह की बातें सुनी। जब भी उनका जो है बेनी प्रसाद वर्मा जी जब कांग्रेस में गए तो जिस तरह से उन्होंने आक्षेप लगाया, आप उसको छोड़िए। आजम खान साहब जब जो है 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले जब अलग हुए थे और मुलायम सिंह यादव जी कल्याण सिंह के साथ समझौता कर लिए थे, उस दरमियान आजम खान साहब ने यहाँ तक कहा था कि मुलायम सिंह यादव जो है धोती के नीचे वो खाकी पहनते, उनका इशारा साफ था रेसत के तक। फिर भी मुलायम सिंह ने पलट करके उस तरफ से जवाब नहीं दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है किसी को लेकर के संवेदनशील है ही नहीं है। केशव देव मौर्य ने किस तरह से आक्षेप लगाया कि उनकी जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, जो है विधान परिषद में जब उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, उनका वहां मतलब साफ है अरविंद जी की गठबंधन अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के गठबंधन को, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें किसी धर्म का पालन नहीं किया जा रहा।
ना तो यहाँ पर आदर दिखता, रिस्पेक्ट दिखता, ना धर्म दिखता, ना सेंसिटिविटी दिखती है ना। जितने संवेदनशील होने की ज़रूरत है गठबंधन को लेकर वो भी नहीं दिखता। तो फिर क्यों जुड़े हुए हैं? अगर सुभाषपा जुड़ी हुई है, महादल जुड़ा हुआ है और दूसरी जो आरएलडी जुड़ी हुई है, अगर ये सब पार्टियां जुड़ी हैं, अगर विचारधारा आप लोगों का समान है, इसके बावजूद भी इस तरह का बखेड़ा क्यों हो रहा है? इसका मतलब साफ है कि आप लोग अपने स्वार्थ को ऊपर रखते हैं। मैं छोटी पार्टियों पर कम उसके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। मैं सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर ज़्यादा आरोप लगा रहा हूं कि आप तो बड़ी पार्टी है, आप सक्षम हैं, आप गठबंधन को बेहतर तरीके से लेकर चलने में पूरी तरह से सक्षम है, चाहे किसी भी तरह की बात हो, वोट बैंक के आधार पर हो, संसाधन के आधार पर हो। बाकी पार्टियां छोटी हैं, है ना। उन पार्टियों को एक साथ लेकर चलने में कोई बहुत सारी गुंजाइश हो सकती थी आपके लिए, लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप सेंसिटिव ही नहीं है चीज़ों को लेकर। मतलब इस गठबंधन को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। क्यों नवीन दुबे जी? कोई मतलब नहीं है, महान दल चला गया, जाने दो। सुभाषपा की सलाह को हम नहीं मानेंगे, क्या हो जाएगा, सुभाषपा को भी जाने दो। कुछ समय के बाद रोहित अग्रवाल भी देखिए जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है सर आपका। रोहित अग्रवाल जी की पार्टी आरएलडी के साथ भी दिक्कत होने लगेगी आपको। क्या चाहते हैं? 2024 से पहले गठबंधन आपका खत्म हो जाए, अकेले अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? और क्या लगता है आपको नवीन दुबे जी कि 2024 से पहले बीजेपी की जो रणनीति है कि किस तरह से यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है? आजमगढ़ से समझ में आ गई होगी बात आपको। और मुस्लिम वोट जो आपका वोट बैंक है उस पर मायावती की नज़र है। कहाँ चारा बचता है सर आपके लिए? मैं जवाब दूं गौरी शंकर जी? यस सर, हो गया। हमारा सवाल थोड़ा बड़ा था, लेकिन बोलिए। अब क्रमबद्ध तरीके से तीनों वक्ताओं का, आपका और डॉक्टर सुनील कौशिक जी का और हमारे पत्रकार जय तिलक साहब का, तीनों लोगों की समीक्षा को मैंने बहुत गंभीरता से सुना है। अब मैं समझता हूं कि आप मुझे मौका देंगे कि मैं अपनी बात पूरी तरीके से रख सकूं। पहली चीज बोलिए सर। आजकल एंकर थोड़ा कम ही बोलता है। मैं आपको पता नहीं कब पुलिस उधर से आ जाए, उठा के मुझे लेके चला जाए। पता नहीं कौन से प्रदेश से पुलिस आ जाएगी, गौरीशंकर को उठा के लेकर चली जाएगी। गौरीशंकर जी, आप बहुत गंभीर प्रवृत्ति के एंकर हैं और बहुत अच्छी बात रखते हैं। साथ नहीं होता उस समय सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो विपक्ष को साथ होना चाहिए। इसलिए सर मैं कम बोलता हूँ, आप लोगों को ज्यादा मौका दे रहा हूँ। बोलिए सर दुबे जी, अपनी बात रखिए आप। मैं एक बात कहूंगा, राजनीति असीम संभावनाओं का एक समीकरण बनाती है और संभावनाएं सभी दल तलाशते हैं, चाहे हमारी पार्टी हो, अन्य दल रहे हो, सभी इन संभावनाओं को तलाशते हैं। और मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, जब आप हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर समाजवादी पार्टी के विषय में बात कर रहे थे, तो पहली चीज बता दूं आपको कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन था, क्या वो नैतिकता के आधार पर था, क्या वो सिद्धांतों के आधार पर था, या वो स्वार्थ का गठबंधन था? पहली चीज। दूसरी चीज, एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल नहीं, अपनी बात कीजिए भाई साहब, उसको आप लोग भूल आप अपनी बात कीजिए। आपके गठबंधन से आईना दिखा रहे हैं, जो हमें आईना दिखा रहे हैं, उनको आईना दिखाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर सुनील, आईना दिखाने वाले तो भी आए नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता है क्या कहीं बैठे हुए? ऐसे नहीं होता ना भाई साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कहीं बैठे हुए, आपको आईना दिखाया जा रहा है। ये तो सवाल पूरे मीडिया में, पूरे अखबारों में छाया हुआ है कि महान दल क्यों निकल गया। सुभाषपा की तरफ से जो, मतलब समझिए दुबे जी, जब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं तो आईना कौन दिखा रहा है? भाई साहब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात तो पूरी होने, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। चलिए बोलिए आप, 2 मिनट जो मन में है बोल दीजिए सर। उत्तर प्रदेश, आपने कहा उत्तर प्रदेश में हमारे जो घटक गठबंधन दल हैं, मजबूत गठबंधन दल हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा, ऐसे दल हमसे छिटक रहे हैं। आपने किस आधार पर कह दिया? आप कयास लगा रहे हैं भाई। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी एक जमीनी और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। उन्होंने अपने निजी आकलन के आधार पर एक वक्तव्य दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, वो ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहते हुए भी तमाम तीखे वक्तव्य सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार की लापरवाहियों को लेकर, सरकार की जनउपेक्षाओं को लेकर देते रहे हैं। उनका स्वभाव है और उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से सही जो बातें कही है वो सही, हम स्वीकार करते हैं उसको। अभी आपने कहा कि वो गठबंधन टूटने वाला, मैं आपको गारंटी देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, 2024 हम अपने वर्तमान गठबंधन दलों के साथ मजबूती से लड़ेंगे और
27 भी हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। ये जो भ्रम आप लोग बना के बैठे हैं जनता के बीच में, ये चीजें परोसने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन दलों में कोई दरार है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये मैं बता दूं, अभी मेरे चैनल पर डिबेट में क्यों सर, क्यों आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हो नवीन दुबे जी? इतना झूठ क्यों बोलते हो? थोड़ा सच बोला करो। महान एक मिनट भाई साहब, महान दल निकल गया ना आपके हिसाब से? महान दल निकल गया। अब अच्छा चलिए, मैं महान दल पे बात कर लेता हूँ। महान दल निकल गया। महान दल ने कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा था? तो यही बात है ना, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो आपने गठबंधन में शामिल क्यों किया था उन्हें? आप देखिए, ऐसा राजनीति ये तो नहीं, ये नवीन दुबे जी आपने दिखा दिया ना। इसका मतलब आपने बता दिया कि आपकी सोच क्या है गठबंधन के छोटी पार्टियों को लेकर। गठबंधन के दलों को लेकर जब आप इतना कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी पार्टियों पर लड़ा था, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि महान दल आपके लिए उपयुक्त था ही नहीं कभी। बड़े नेता हैं नहीं। अच्छा ठीक है, ये सब महान दल तो भाजपा के साथ भी रहा है, कांग्रेस के साथ भी रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? भाई साहब आपके साथ महान दल था, निकल चुका है। नवीन दुबे जी ये कहना चाह रहे हैं, गौरी शंकर जी इसको समझिए कि वो भाजपा के नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिन लोगों ने भाजपा के साथ रह करके चुनाव लड़ा, सरकार में रहे, वो भाजपा के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो जाएंगे? तो ये बात उनको पहले से ही अंदेशा था समाजवादी पार्टी को। ये बात तो सुभाषपा के साथ भी लागू होती है। सुभाषपा के साथ भी कह लेने दीजिए, मुझे पहले कह लेने दीजिए। जी बोलिए। मजबूती के साथ गठबंधन 30 सेकंड है सर आपके पास, 30 सेकंड बात पूरी कीजिए। नैतिकता के आधार पर है, समाजवादी विचारधारा के आधार पर है। चलिए ठीक है, पता नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है सर। मेरी बात से आपको तकलीफ होगी लेकिन दिख नहीं रहा। अगर गठबंधन में ही समाजवाद नहीं दिखेगा तो कैसे काम चलेगा? रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। अब सर रुक जाइए सर, दुबे जी रुक जाइए, आपके पार्टनर ही बोलने वाले हैं, थोड़ा सा उनको मौका दीजिए। रोहित अग्रवाल जी आ रहे हैं, उसका खंडन करते हैं, पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्या गठबंधन के साथ आप लोग हैं या 2024 से पहले? चूंकि जयंत चौधरी थोड़े अलग मूड में दिख रहे हैं, अलग अलग अपने तरीके से, है ना, कई जगह पर पंचायत सम्मेलन करा रहे हैं, कई जगह युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी उनकी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन से परे होकर जयंत चौधरी कुछ अलग करना चाह रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रह गई आरएलडी को। बताइए रोहित जी। देखिए, एक सलाह दे देता हूं मैं पत्रकारों को और प्लस जो है एंकरों को, और मत दिए भाई साहब, मत दिए सलाह। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, अपनी सलाह अपनी जेब में रखिए। रोहित जेब में रखिए, सलाह नहीं चाहिए, लेने दीजिए। सलाह बिल्कुल नहीं चाहिए रोहित अग्रवाल जी। अरे भाई, सलाह में हम ही तो वापस आ रहे हैं ना, तो सलाह तो देंगे। दीजिए भाई साहब, दीजिए सलाह, दीजिए सलाह नंबर 1 रोहित अग्रवाल जी, बोलिए। भैया ऐसा है, आप लोग जो है अपने दिमाग का प्रयोग ना किया करें। हाँ। और आप लोग जो सत्य है ना उसको भरोसा करें। ठीक है, जो सत्य है उसको भरोसा करें। रात को सोते हैं, सुबह आपको समझ में आता है अरे लग रहा है गठबंधन टूट जाएगा क्या। अब अग्निवीर के लिए अगर हम पंचायत कर रहे हैं, युवा पंचायत, हाँ। तो आपको लग रहा है गठबंधन टूट जाएगा। अरे अग्निवीर बना रहे हो आप, सेना के साथ अपमान कर रहे हो, सेना से युवाओं के साथ मजाक कर रहे हो। हम सरकार के खिलाफ भी तो एक आंदोलन चला रहे हैं ना। तो हमारा गठबंधन कैसे टूट गया समाजवादी पार्टी के साथ? क्या अलग अलग हमने सब कार्यक्रम कर लिए? अरे भाई, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। 2019 से साथ चला आ रहा है। 2019 का चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। अभी दुबे जी क्या कह रहे थे, सुने कि नहीं रोहित अग्रवाल जी? दुबे जी अभी एक बात कह रहे थे कि महान दल के बारे में पता है ना आपको, बीजेपी में भी रही है। सुभाषपा के बारे में पता है ना रोहित अग्रवाल जी, बीजेपी में, और आप लोग भी बीजेपी के साथ रहे हैं। नहीं, मुझे सब पता भरोसा नहीं है आप ये कहिए कि हम लोग बीजेपी के साथ रहे हैं। वही चीज है ना, जो बड़ा भाई बन जाता है, जो सीटें ज्यादा जीत जाता है, वो बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज आप कहते हैं कि हम भाजपा के साथ रहे, तो सच्चाई है कि भाजपा हमारे साथ रही थी। नहीं, सच्चाई है कि भाजपा हमारे साथ रही थी। भाजपा का काम नहीं चल रहा था, हमारे बिना सरकार बननी थी, तो हमारे ही पायदान से उनकी सरकार बन सकती थी। तो भाजपा हमारे साथ रही थी। लेकिन अब क्या है, गलत कैलकुलेशन में फंसे हुए बड़ी हो गई, उनकी दुकान बड़ी हो गई। इतना गलत कैलकुलेशन क्यों करते हो? मुझे लग रहा है इस कैलकुलेशन का कोई जवाब ही नहीं। बोल लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। गौरी शंकर जी इसीलिए थोड़ी सलाह दी थी कि जो हम राजनीतिक कैलकुलेशन है ना, राजनीतिज्ञों को करने दिया करिए। और ये प्रवक्ता के लिए भी सलाह है कि प्रवक्ता का काम सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी लाइन हो उसको ला के टीवी पे बोल देना है। अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना है हमें।
हमें बहुत ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है। ये प्रवक्ता के लिए भी सलाह है। प्रवक्ता का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसके तहत हम टीवी के ऊपर अपनी जाके पार्टी की विचारधारा कब बोला आप जनता के लोगों ने? सामने कभी अपनी बीजेपी पार्टी की पे विचारधारा को सवाल रखें उठाते हो, कभी कांग्रेस पे और सवाल हमारी पार्टी उठाते क्या हो, करने जा रही है और वो रखें। और पत्रकारों पर को यहाँ सलाह न दिया समस्या कीजिए ये है- कृपया करके भाई साहब रोहित अग्रवाल जी। पत्रकारों को सलाह देना जरूरी हो गया, पत्रकारों को क्योंकि सलाह देने पत्रकार वाले कम और लोग दलाल ज्यादा पत्रकारों मार्केट को में सलाह है देने आजकल। वाले लोग अक्सर जो है ना राजनीति में फेल हो जाते रोहित हैं। जी एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, बस एक छोटा सा। बोलिए सर, आप ही का आप टर्न दिए, बोलिए आप तो सर। ना पूछो, मतलब कम से कम बोलिए सर, आप तो बोलिए। मुझे बहुत रोहित जी, व्यक्तिगत जानते रोहित जी एक हो। सवाल है कि आज जैन जी ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है, तो हाँ क्या वो प्रवक्ता जो पुराने नियुक्त हुए थे क्या हुआ उनका? वो नहीं, पुराने पार्टी नहीं है। लाइन से अलग हटके चले गए क्या? नहीं, देखिए अब समस्या यही है, आप लोगों के साथ समस्या यही है, समझते हो नहीं, पूरी बात पूछते हो नहीं। भाई सबसे मुझको फोन कर लेते। विद्वान आप ही कौशिक बैठे हुए हैं जी, रोहित आपके पास- अग्रवाल जी। आपके पास मेरा दिक्कत नंबर यह है ना मुझसे पहले फोन कि करके सबसे उसके बाद दुनिया भर का पूछते। ज्ञान आप ही के पास है। समस्या ये है कि अगर संगठन के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आप लोगों को तकलीफ क्यों होने लगती है? अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी, दोबारा जीरो से शुरू करके वो चलना चाहते हैं, तो सबको तकलीफ हो रही है। कार्यकारिणी भंग कर दी, अरे चुनाव हारोगे तो कार्यकारिणी नहीं भंग करेंगे क्या? चलिए ठीक है ऐसे अग्रवाल साहब, रास्ते मतलब आप ये बदलने कह रहे हैं, की आप ये कह रहे हैं कि आप सब- गठबंधन में हैं और आगे भी नई रहेंगे। ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ दो, हम दो, चीजों को दो, आगे एक बढ़ाते मिनट, जा रहे हैं। 2024 समस्या क्या है? 2024 लोकसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल ध्यान है। रखिएगा दोनों रोहित युवा अग्रवाल जी, नेता ध्यान हैं। रखिएगा, चूंकि आपकी हर बिल्कुल, बातें जो है ना 2 आर्काइव महीने के बाद में चेंज हो रख जाती है। नहीं, तो नहीं, इसलिए अरे मैं कह रहा हूं साहब, कि आप भी थोड़ा आर्काइव में सोच रख समझ के बोला लीजिएगा। कीजिए। मैं आ रहा हूं डॉक्टर आर्काइव में सुनील रख कौशिक के लीजिएगा, पास में आ रहा हूं। 2024 डॉक्टर में सुनील डिटेल में कौशिक आएंगे जी, आपके ये पास। जो कैलकुलेशन है, अलग अलग पार्टियों का कैलकुलेशन है कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं रहूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, क्या 2024 के चुनाव से पहले ये सारे कैलकुलेशन काम आएंगे क्या? या फिर बीजेपी एक अलग जो रणनीति बना रही है? आजमगढ़ में तो दिख गया, बहुत खतरनाक रणनीति मुझे बीजेपी की दिखी उसमें, और मुझे लग रहा है ये एक बड़ी सच्चाई है समाजवादी पार्टी के लिए कि उसे इसी वक्त एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम वोट बैंक और दूसरा है यादव वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक पर मायावती की नज़र और यादव वोट बैंक की में सेंधमारी बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये जो कह रहे हैं रोहित अग्रवाल या नवीन दुबे जी, इन बातों का कोई कैलकुलेशन निकल पाएगा? इस रणनीति के साथ कैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा, जरा बताइए सर। देखो, इनकी पार्टी का कैलकुलेशन है, प्रवक्ताओं का कैलकुलेशन है। हो सकता है इनको अपने हिसाब से सही लग रहा होगा, पार्टी लाइन को सही लग रहा होगा, वो बातें मीडिया के सामने रखी जाती हैं। बहुत अच्छी बातें रखनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी से हटके आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो चैनल पर पार्टी प्रवक्ता बैठे होते हैं उनका कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता, वो पार्टी का विचार अभी होता बीजेपी है। वाले आए नहीं, मैं बड़ा दिल से इंतजार कर रहा और हूं। दूसरी बात, किसी भी पार्टी की, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता में ये स्थिति नहीं है कि वो आईना दिखाने का काम अपनी पार्टी को कर सके। सही बात है। जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता तय करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जिस तरीके से 2017 में 2 उपचुनाव हुए थे और दोनों उपचुनाव बीजेपी हारी थी और विपक्ष ने अपनी पीठ ठोंकी थी, लेकिन क्या दोनों सीटें हारने के बाद सामूहिक रूप से विपक्ष इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या दोनों सीटों के प्रत्याशी जब तय हुए तो गठबंधन के तहत जो 2022 का चुनाव लड़ा गया, सारे गठबंधन के नेताओं से बैठ के वार्ता हुई क्या? सारे पार्टी के संगठनों ने बैठ के ये तय किया कौन प्रत्याशी होगा? जयंत जी जिस तरीके से जेल में मिलने गए थे आजम खान साहब से, वो जेल के बाहर परिवार से मिलने के लिए गए थे, तो क्या इलेक्शन के समय भी जयंत जी को जाना चाहिए था क्या? ये सारी चीज़ें हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने को यहाँ आना चाहिए था क्या? यदि ऐसे सवाल उठते हैं चीजों के बारे में कि हमारे अंदर हम लोग किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, और जब बनाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा सर, एक हाँ, छोटा सा बिल्कुल ब्रेक। बिल्कुल आपकी पार्टी, अरे आते हैं सर, आते हैं डॉक्टर नवीन सुनील जी, कौशिक। आपकी पार्टी है, आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। हम कौन लोग होते हैं? हम बिल्कुल लोगों का बनाइए, क्या, बिल्कुल बनाइए, 2-4 सवाल बस पूछ लेंगे। आते हैं सर, आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि गठबंधन, चुनाव खत्म हो गया, गठबंधन का क्या मतलब रहेगा समाजवादी पार्टी के अंदर या नहीं रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि गठबंधन है, रहेगा, जिन्हें जाना था वो चले गए, बाकी लोग हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले जितने भी चुनाव रहेंगे सभी गठबंधन के अंतर्गत ही लड़ा जाएगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव इसके लिए इंटरेस्टेड हैं? अखिलेश यादव
क्या इस गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, बड़ा सवाल उठ रहा है। कई मेहमान इस वक्त हैं और चलेंगे अरविंद जय तिलक जी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक बात बताएं, ठीक है अखिलेश यादव अलग तरीके से बात करते हैं, रोहित अग्रवाल जी का बात करने का तरीका अलग है, सुभाषपा की ओपी राजभर जी का बात करने का तरीका अलग है, महान दल वाले चले गए, कुछ और छोटी मोटी पार्टियां हैं उसमें। क्या आपको लगता है, बहुत ईमानदारी से बात कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या वाकई में इन लोगों को झेल पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उनको दिक्कत है इस गठबंधन से, वो स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहते हैं और गठबंधन मजबूरी की वजह से वो अपने काम को करना तो चाहते हैं लेकिन इन लोगों को साथ लेकर नहीं चलना चाहते। कई तरह के इशारे इस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से आते रहे हैं। गौरी शंकर जी, देखिए, जो विरासत की राजनीति को संभालना और जो है उसकी बुनियाद पर मलाई खाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सही बात है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता थे। किस तरह से चौधरी चरण सिंह की जो लेगेसी थी अजीत सिंह से छीन करके अपने आप को स्थापित किए और किस तरह से बीपी सिंह की जो सरकार थी उनको जो है दरकिनार करके अपनी जो स्वीकार्यता को जनमानस में स्थापित किया। और अब आप अखिलेश यादव की बात करिए, उस विरासत को जो है, जैसा कि आदरणीय कौशिक जी ने कहा, लगातार 4 चुनाव में उसको साबित नहीं कर पाए कि मुलायम सिंह के जो उत्तराधिकारी जो के तौर पे जो है उनकी जो एक राजनीतिक विरासत रही है उसको जो है संभाल पाए। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, अब देखिए, जो सहयोगियों की गठरी की गांठ जो ढीली पड़ रही है ना, उसके कई कारण हैं। अगर आप 2022 के आंकड़ों को गौरीशंकर जी देखेंगे तो भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी को मुसलमानों ने 83% वोट नहीं दिया है, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी को दिया। बिल्कुल। कि 2012 में जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की तो मुसलमानों ने सिर्फ 56% दिया था, इसके बावजूद भी सरकार बनी। दूसरी चीज देखिए, यादवों ने 64% दिया था, इस बार 79% दिए हैं। यानी जो मुस्लिम यादव अब सारे जो है रिकॉर्ड को तोड़ करके समाजवादी पार्टी को दिए कोर वोट बैंक। लेकिन जो मजेदार बात है, ओबीसी का महज जो है 23% इनको मिला, अपर कास्ट का जो 20-22% मिला था 11% मिला, जाटों का जो वोट ठीक ठाक मिलता था वो 9% मिला। सवाल ये उठता है कि आपकी स्वीकार्यता केवल 2 वर्गों में रहेगी तो सवाल यह है कि आप जो है फिर सरकार कैसे बनाएंगे। बहुत बढ़िया। बेशक जो ये सहयोगी दल है इन आंकड़ों को देख करके भयभीत हो गए हैं कि जब ओबीसी की राजनीति करने वाले जो अखिलेश यादव जी हैं, जिस तरह के मंचों के जरिए उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया। मैं जवाब दूंगा तिलक जी की बात का। बोलने दीजिए उनको, बोलने सबको मौका मिलेगा सर, आराम से बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं अब ज्यादा नहीं बोलता, मैं जी उनके बाद आपके पास आएंगे, बोल लीजिएगा पूरा। दुबे जी, हम लोग किसी खूंटे से नहीं बधे हैं, न किसी की राजनीतिक दल के आज तक कभी चौकट पर हम पैर रखे हैं, तो कृपया हमारी बातों को सुनिए, फिर आप प्रहार करिए। नहीं सर, आप बात रखिए सर, तिलक जी बात रखिए सर। जी गौरी शंकर जी, तो ये सारी चीजें जो है वह सहयोगियों को दिख रही है कि जब इतनी कोर वोट बैंक मजबूती के साथ खड़ा रहा, इसके बावजूद भी। और मजेदार बात यह कि जो 2 उपचुनाव हुए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गढ़ कहा जाता था, और ये आप आजमगढ़ को तो देखेंगे तो पूरे अब तक के इतिहास में 7.5 दशक में यहाँ समाजवादियों का हमेशा से जो बोलबाला रहा। ये क्या ये आईना दिखाने वाला नहीं कि 10 सीट आप जीत लेते हैं विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव हार जाते हैं। रामपुर में जहाँ 54% मुस्लिम है वहां पर भी आप 42,000 से हारते हैं। यह जो है ओमप्रकाश राजभर जो सवाल उठा रहे हैं, लगता है अरविंद जी लगता है इस डरावनी तस्वीर से समाजवादी पार्टी रूबरू नहीं हो पा रही है, और अगर रूबरू हो पा रही है तो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अरविंद जी? ये चीज बिल्कुल आप गौरी शंकर जी सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना है कि समाजवादी पार्टी को अंधेरे को कोसने से बेहतर कि एक दिया जलाए, रोशनी वाला दिया जलाए, अपने साथियों को भरोसा मिले। राजनीति में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन जिस तरह आप सार्वजनिक तौर पे जो है बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि हमको किसी का सुझाव नहीं सुनना है, क्या आप साबित करना चाहते हैं? बताइए, मैं आ रहा हूँ अरविंद जी, मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद। दुबे जी, आपने गठबंधन क्यों बनाया जब सलाह लेने के लिए आप तैयार नहीं है तो? और जो सवाल अरविंद जी उठा रहे हैं, आप 1 मिनट सुनिए, बात सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए भाई साहब। जो सवाल उठा रहे हैं कि जो आपका वोट बैंक था, उस वोट बैंक का बाकायदा है ना, वोट बैंक ने आपको वोट किया, इसके बाद भी आप हार गए, और जिसके साथ गठबंधन है उन्हीं के लोगों ने वोट नहीं किया आपको। हमारी पार्टी का वोट बैंक बताइए, आप किसको वोट बैंक मानते हैं, बताइए जरा मुझे, मैं जवाब दूंगा आज।
बताइए किसको वोट बैंक मान रहे हैं? अरविंद जी ने अभी जो बोला है, आप क्या कहते हैं? केवल मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी का वोटर है? कौन सा आकलन है आपके पास भाई साहब? कहां की पत्रकारिता लेकर बैठे हैं? 21% से 36% पर हम पहुंचे 2022 के चुनाव में। ये एमआई समीकरण में वोट मिला है कि हमको? आपसे भाजपा से सिर्फ जनता ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, सुबह गठबंधन को तरफा वोट किया है। छल और कपट की राजनीति ने हमको हराया है। वास्तविकता की धरावत जन जन के मन में समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी लोग है, स्वीकार किया। मुझे बता दीजिए कितने परसेंट मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में और कितने परसेंट यादव है? किस आधार पर हमें 36% वोट मिला? आप पत्रकार हैं, वरिष्ठता हैं, जानते होंगे, बताइए, जरा जवाब दे दीजिए। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। आपको द्विवेदी जी आपको जयतिलक जी लिंक भेज देंगे, थोड़ा पढ़ लिया करिए कौन सा सर्वे कहां से होता है। दुबे जी सुने भाई साहब, सुनिए। ये सब दुबे जी मत चैनल पर उठाया करिए जिससे कि लोग हंसें। हाँ, एक दुबे जी एक बात बताइए, जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं दुबे जी, दरअसल ये हास्यास्पद इसलिए है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी यदि आप चले जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सी पत्रकारिता है बता दीजिए। एमवाई समीकरण नहीं होता है क्या? पत्रकारिता पर सवाल उठाने से क्या होगा? बोलिए। द्विवेदी जी ये जानते हो, आप ये चाहते हो, द्विवेदी जी आप ये चाहते हो कि आप सुन लीजिए, अब सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। आप चाहते हो समाजवादी पार्टी की भाषा बोले पत्रकार? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आपकी समाजवादी पार्टी की भाषा बोले पत्रकार, भाजपा की भाषा बोले पत्रकार, कांग्रेस की भाषा बोले पत्रकार, तब वो पत्रकार होंगे क्या? पैरवी मत कीजिए सुनील जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? चलिए एक मिनट, अब थोड़ा रुकिए। कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट। आप ही के पार्टी के प्रवक्ता, आप ही की पार्टी का, सुन लीजिए, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता, अरे सुनो, अब सुनेंगे नहीं, आप सुनते नहीं है, वो लगातार बोलते हैं। अरे ये कोर्ट नहीं चल रहा है, ये डिबेट हो रही है। दुबे साहब, वकील साहब रुक जाइए भाई साहब, नहीं चल रहा है, ये डिबेट हो रही है। पता है हमको, वकील पार्टी के, अब सुन लीजिए ना, अब सुनिए ना, एक मिनट सर। इसलिए आप थोड़ा जनता को समझने का प्रयास करिए कि आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि 24 घंटे में टेस्ट होगा, तो आपके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, अब सुनेंगे नहीं आप सुनेंगे नहीं, अब सुन तो लीजिए, अरे पूरी बात तो सुनेंगे नहीं आप, कितने परसेंट पूरी बात तो अरे वो दे देंगे हम, अरे वो आप भूमिका मत बनाइए, मुझे सीधी सवाल का जय तिलक जी आपको भेज देंगे सारा डिटेल, और जय तिलक जी की जय तिलक जी की बात से मुझे वापस, मैंने भी पढ़ा है वो, मुझे वापस गठबंधन में आना। एक मिनट सर, एक मिनट। दुबे जी रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए दुबे जी, मान गए भाई साहब, मान गए, आपका स्टैंड मजबूत है, आपका स्टैंड मजबूत है। दुबे जी रुक जाइए भाई साहब, पहले ही रोहित अग्रवाल इतना ज्यादा बोलते तब दुबे जी आ गए। अब भाई साहब रुकिए, भाई साहब रुकिए, दुबे जी की आवाज थोड़ा डाउन कर दो भाई, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, किसी से बात नहीं करने देंगे। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। एक मेहमान इस वक्त और हमारे साथ पार्टी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, नेहा शालिनी दुआ। नेहा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं नेहा जी आपके पास, आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी के पास है। रोहित जी एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग हैं 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। मैं इसलिए कहा, जो आपको मेरी बात बुरी लग गई कि जयंत चौधरी अलग से है ना पंचायत सम्मेलन करा रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव के वक्त में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव हर जगह साथ दिखते थे, लेकिन कई महीनों से मैं नहीं देख रहा हूं दोनों को साथ साथ, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं अखिलेश यादव तो कुछ इस तरह की बातें कह देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे गठबंधन के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई में आप लोग इंटैक्ट हैं? आप समाजवादी पार्टी से इंटैक्ट हैं? ये सब जो बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही जाती है तो आप लोग कैसे लेते हैं इस तरह की बात को? रोहित अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं आप सर? मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद अब आपके पास। नेहा जी के पास मैं आता हूं। नेहा जी बहुत देर से इंतजार हम लोग कर रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन को लेकर के
थोड़ा सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो 2024 के पहले तक आते आते क्या बचेगा, बिखर जाएगा, या फिर गठबंधन को और मजबूत किया जा सकेगा। मुझे एक बात समझना है, क्या बीजेपी आजमगढ़ में जीत गई, रामपुर में जीत गई, इसके बाद समाजवादी पार्टी कैसा भी गठबंधन बना ले बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों की रणनीति पूरी तरह से तैयार है कि करना क्या है, बताइए। जी गौरी शंकर जी, मैं बोलने से पहले ये कहूंगी कि अभी मैंने जैसे सुना काफी देर से कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो किसी को बोलने नहीं दे रहे, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप अपना बात रखिए कि पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। जो भी आपको सवाल करना होगा या मेरी बात से असहमत ही होंगे, सहमत तो होंगे नहीं, तो उसके बाद आप बोल सकते हैं। जी बोलिए बोलिए तो, बोलिए नेहा जी। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये अभी जैसे कि समाजवादी के प्रवक्ता जो थे वो लड़ रहे थे सबसे कि MY फैक्टर नहीं है और पत्रकारिता पे क्वेश्चन कर रहे थे। ये आप क्वेश्चन पत्रकारों से मत कीजिए, सारी जनता ये जानती है कि समाजवादी हमेशा से बोलते आए हैं, हमेशा से उनके प्रवक्ता भी बोलते आए हैं कि MY हमारा फैक्टर काम करता है। और अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप पिछले 10 सालों के न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कई चैनल्स की डिबेट्स उठा के देख लीजिए, तो ये MY फैक्टर हमने या किसी और ने नहीं बनाया, आपके लोगों के द्वारा ही ये बनाया गया है कि आपको मुस्लिम और यादव वाले वोट मिलते हैं। और इस विधानसभा में वो भी गलत साबित हो गया। इस विधानसभा चुनाव में यहाँ सिनेरियो बनाया गया था, चाहे वो RLD हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों की तरफ से ये बनाया जा रहा था कि जाट भाजपा के अगेंस्ट हैं, मुस्लिम भाजपा के अगेंस्ट हैं, किसान भाजपा के अगेंस्ट हैं, यादव भाजपा के अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी हम जीत गए, फिर भी हमारे को इतने अच्छे वोट मिले कि आज हम सत्ता पक्ष में हैं। तो आप भी विपक्ष में हैं और उसकी भूमिका निभाइए, लेकिन इस तरीके से ये जो भूमिका होती है, आप जहां भी गठबंधन करते हैं, कहीं भी देखिए, आप पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, इनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, फिर इनका गठबंधन मायावती जी के साथ होता है, उसको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, अब RLD के साथ हुआ, उसको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। कितने लुभावने वादे आप लोगों ने किए समाजवादियों ने और RLD ने मिलके, मैं सिर्फ इन्हीं का ही नहीं बोलूंगी, RLD ने भी मिलके बहुत ज्यादा वादे किए, लेकिन सबको जो है जनता ने नकार दिया। मतलब जनता को यकीन था कि ये जो पार्टी है जो भी बोल रही है कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता के लालच में बोल रही है और झूठ बोल रही है, और यही नतीजा है कि उपचुनाव भी जब होते हैं तो भी इनको हार का सामना करना पड़ता है। अगर हम जीते हैं ये दोनों उपचुनाव, चाहे वो रामपुर हो चाहे आजमगढ़, इन्हीं का गढ़ वो हमने जीता है, तो सोचिए कि इनकी आज जो वैल्यू है मार्केट में, मतलब एक समाजवादी और RLD की, वो क्या है। जनता इनकी बातों पे विश्वास नहीं करती, जनता इनको नकार चुकी है। इन्होंने गन्ना किसानों को भी बोला कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। आज देखिए गठबंधन में और भी कई पार्टियां हैं नेहा जी, और भी कई पार्टियां हैं, सिर्फ RLD नहीं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी महान दल था, निकल गया महान दल, सुभाषपा वाले भी हैं। अब सुभाषपा के OP राजभर जी फायर ब्रांड नेता है, उनके देखिए प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के दयाराम भार्गव। क्या बात कुछ अधूरी रह गई नेहा जी, तो पूरा कर दे, फिर मैं जाऊंगा इनके पास। इतना ही कहना चाहूंगी कि आज ये सारी पार्टी चाहे मिल चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इन लोगों की जो बातें हैं उनको झूठा ही समझ रही है, झुठला रही है। जनता को विश्वास है कि भाजपा जो अपने मैनिफेस्टो में लिख के लाती है उसे पूरा करती है। काफी हद तक 1-2 कोई पॉइंट्स रह भी जाते होंगे तो उसे हम यही कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। और देखिए पता नहीं मैनिफेस्टो पे जनता वोट करती है या आपके भरोसे पे वोट करती है ना, अलग अलग हिसाब किताब इसका है। मैनिफेस्टो तो सभी पार्टियां बनाती हैं, है ना। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो सबसे बेहतरीन मैनिफेस्टो था उत्तर प्रदेश चुनाव में, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी का, और उससे ही बड़ा मैनिफेस्टो था आम आदमी पार्टी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर काम करती है उसके आधार पर उसका फीडबैक तैयार होता है। मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद नेहा जी आपके पास। दयाराम भार्गव जी जुड़ चुके हैं। भार्गव जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भार्गव जी, OP राजभर कहते हैं ऐसी कमरा से बाहर निकल के अखिलेश यादव को काम करना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं मुझे किसी के ज्ञान सलाह की नहीं ज़रूरत है, मैं ज्ञान बोल दिया, सलाह की ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरा लगता होगा आप लोग को, है ना, कि अखिलेश यादव बताइए, है ना, बीजेपी छोड़ करके उनके लिए बीजेपी से लड़ा, बीजेपी छोड़ के उनके साथ आया, तो इस पर हम क्या करें। गौरी शंकर भाई मेरी आवाज जा रही है? जी बोलिए सर, बोलिए।
मेरी आवाज जा रही है आपको? आ रही है भार्गव जी, बोलिए। गौरी शंकर भाई, हमने जिला आजमगढ़ में, मैं स्वयं वहाँ, गौरी भाई मैं आप बीती बता रहा हूँ, नेताजी ने जो बोला वो ठीक जगह बोला। मैं स्वयं 7 दिन आजमगढ़ के 3 विधानसभाओं के गांव में, बूथों में, सेक्टरों में, हर उन जगहों में जाने का काम किया जहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है बूथों तक जो है वोटरों को ले जाने का काम होता है। ठीक है। वहाँ समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के सेक्टर अध्यक्ष थे, बूथ अध्यक्ष थे, या उनके पार्टी के जो भी छोटे छोटे विंग के अध्यक्ष थे, उन लोगों ने मुझसे स्वयं कहा, नेताजी को तो जो कहा वो कहा, उन्होंने कहा भार्गव जी, जिस तरह आपके बीच में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं और आपके हमारे 324 कार्यकर्ता पदाधिकारी राष्ट्रीय, प्रदेश के, मंडल के, जिले के, विधानसभा के सभी नेता लगे थे। 324 कार्यकर्ता हमारे लगे थे पूरे 5 विधानसभाओं में। मैं 3 विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ। वहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिस भी के रहे हो, वो ये कहते थे कि जिस तरह आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर आकर के अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ाते, उनका जोश बढ़ाते हैं, इसी तरह अगर हमारे बीच में आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी आते, हम लोगों का जो मनोबल डाउन हुआ वो और ऊंचा होता, हम गौरव महसूस करते। कहीं नहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आदरणीय अखिलेश यादव को अपने बीच में ना कर करके उनको कमी उस कमी को बताने के लिए आदरणीय नेता राजभर जी ने इस बात को रखा, निकलना चाहिए। अरे भार्गव साहब, एक सवाल है, लोग जो पूछ रहे हैं, क्या आजमगढ़ में जब आप गए और जो आपकी ड्यूटी लगी, तो क्या कोई एक ऐसी कमेटी बनी थी जो गठबंधन की जो चुनाव में लगाई गई थी क्या? देखिए, हम सहयोगी नहीं है गौरी शंकर भाई, जैसे हमने ये नहीं देखे अखिलेश यादव जी, इनको पता ही नहीं है क्या करेंगे बेचारे। हमारी भार्गव जी, यानी समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसी कमेटी बनाई थी क्या कि गठबंधन में जितने भी लोग थे सब लोगों को ड्यूटी बांटी गई थी कि आपको ये विधानसभा देखनी है, या कोई ऐसी कमेटी तय की गई थी जिसमें नाम चिन्हित किए गए होंगे, साहब ये निगरानी रखेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के विधानसभा जो अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में जो कमेटियां बनी थी वही लोग तो हमको घुमा रहे थे। अरे भाई, उनके विधानसभा अध्यक्ष, हमारी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सब मिलकर जैसा वो लोग बता रहे थे हम वहाँ जाते थे। ये ऐसा नहीं है कि ड्यूटी नहीं लगा, ड्यूटी। अच्छा भार्गव जी, बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा उसका जवाब दीजिएगा। आप लोग गठबंधन के साथ मतलब रहेंगे या फिर ऐलान जंग हो चुका है कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़ रही है? गौरी शंकर भाई, 100% हम 2024 में समाजवादी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक जो भी है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीछे के पर्दे से कुछ बातें चल रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा है। कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं आप लोग? यही देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, नहीं, इधर उधर की बात नहीं, आप लोग ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं? अखिलेश यादव ने पूछा सवाल है। समाजवादी पार्टी कह रही है घर वापसी की संकेत है। ऑपरेट होती है जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब किसके साथ ऑपरेट होती थी? गौरीशंकर भाई आप बताइए, जब हम भारतीय जनता पार्टी के संघ तक कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई साहब? भार्गव जी, पार्टी थोड़ी चलाता हूँ मैं। आ रहा हूँ सर, 1 मिनट। भार्गव जी, हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। स्टैंड से आप लेट आओगे, देखिए इतना ही मौका मिलेगा। जय तिलक जी के पास में आना चाहता हूँ, इसके बाद फिर समय बचेगा तो एक सवाल हो जाएगा। जय तिलक जी, एक बात बताइए सर, क्या वाकई में जिस टोन से बात कर रहे हैं, है ना, जो एक तरह से एटीट्यूड है इनका, दयाराम भार्गव जी का बात करने का, पहले भी हमारे डिबेट में आते थे तो जयकारे लगाते थे वो, है ना, इस गठबंधन के जयकारे लगाते थे। अखिलेश यादव को बहुत सम्मान के साथ उनके नाम को लिया जाता था। आज अखिलेश यादव बहुत ही सीधे रफ तरीके से बोला जा रहा है ना, बाकायदा अपने नेताजी ओपी राजभर का नाम ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर के उनकी बात को सही ठहराया जा रहा है। ये सब चीज़ें तो थी नहीं सर चुनाव से पहले। अचानक ये सब चीज़ें जब ऐसे भी समझिए, जब दो इंसान के रिश्ते में जब खटपट होने लगती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने लगते हैं कि तुम ऐसा, मैं ऐसा, तुम ऐसा, तो संभावना पूरी तरह से बन जाती है कि रिश्ता अब टिकेगा नहीं, है ना। तो इसी तरह की चीजें हो रही है ना सर यहाँ पर। बिल्कुल गौरी शंकर जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी चाहे जिस तरह के राजनेता हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि वो कड़वा बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं। नतीजा उनको भुगतना भी पड़ा। देखिए, आप 2018 में भाजपा सरकार से अलग हो गए पूरी तरह से, और जो है अमूमन जो
सत्ता की राजनीति करता है वह तमाम तरह के पीड़ा झेलता है, लेकिन सत्ता से चिपका रहता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जो है वैचारिक तौर पे उससे सरकार से अलग हो गए और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की और जिस जोर शोर से लगे रहे। और आपने देखा कि उस दरमियान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होते थे तो बगल में बैठते थे उनके, यह साबित करने की कोशिश करते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम तरह की बातें चलती थी उस समय। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के पूरी तरह से शिद्दत के साथ चुनाव जिताने की कोशिश की, उसमें कहीं भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कोताही बरती। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव जी वहां पर नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए और 7-8 हजार वोटों से महज वो चुनाव आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी हार गई, तो वहां के कार्यकर्ता आज भी कहते हैं कि अखिलेश जी आए होते तो 8-10 हजार जो ये वोट है दाएं बाएं होना कोई बड़ा काम नहीं था। नहीं, सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक 10 सेकंड में सर एक जवाब दीजिए मुझे तिलक जी, 10 सेकंड में। क्या ऐसा लगता है कि गठबंधन जितना टूटेगा, जितना बिखरेगा, बीजेपी उतना ही मजबूत होगा, या फिर ये धारणा ठीक नहीं है, या ये एक तरह से परसेप्शन में प्रॉब्लम है किसी, है ना, हम लोग गलत तरीके से सोच रहे हैं? क्या लगता है, समीकरण सिर्फ इतना ही है कि बीजेपी की रणनीति हमेशा से प्रबल रही है, पास कर जाती है, गठबंधन टूटता है, बिखरता है, इसका फायदा बीजेपी को होता है, या कुछ और फैक्टर्स काम करेंगे इसमें? बिल्कुल गौरी शंकर जी, कहावत है कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। वैसे भी देखिए सुभाषपा जो है भाजपा के साथ रह चुकी है। ये बड़ा अच्छा बोला आपने जो है जी। अब मान के चलिए कि आखिर वह जो है कितने दिन तक इंतजार करेंगे। वो जिस सत्ता के लिए गए थे कि नहीं 5 साल बाद सत्ता यूपी में बदलती रहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन वह सब तो पूरा नहीं हुआ। तो कोई भी राजनेता जो है जो पार्टी चलाता है, अगर वो 10 साल तक महज जो है सत्ता से बाहर हो जाए, वह पार्टी जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो कमजोर पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि तो सर एक बात बताइए मुझे एक लाइन में, एक 10 सेकंड और आपसे मैं लूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, 10 सेकंड आपसे मैं लूंगा। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के ढेर मतलब बहुत सारी प्रेमिका है और अलग अलग प्रेमिका को अलग अलग तरीके से वो डील करते हैं, जैसे सुभाषपा भी हो गई, महान-दल तो निकल गई, नाराज होकर के निकल गई, अब आरएलडी हैं, कुछ और पार्टियां बची हैं। क्या आपको लगता है इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि अलग अलग प्रेमिका है उसके मूड के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए? बिल्कुल, राजनीति में ऐसा होता है। राजनीति में गलतियां और गर्लफ्रेंड जो है एक जैसी होती हैं। तो ये मान के चलिए कि, लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश जी को जो है, चूंकि एक समाजवादी पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, और मुलायम सिंह यादव जो है किसी के साथ बहुत गठबंधन को तरजीह नहीं देते थे। चलिए ठीक है, समझ गए सर। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऑप्शन बड़ा कम है, विकल्प बहुत कम है, और इसी विकल्प में अखिलेश यादव को कभी इससे, है ना, कभी इससे मोहब्बत करनी है, कभी उससे मोहब्बत करनी है, और इसमें वो बड़ा बुरी तरह से फंस गए हैं, है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति से बार बार मोहब्बत करने का अवसर अगर मिलेगा तो चीज़ें तो थोड़ी डाउन होगी। सुभाषपा कभी जाती है आती है, महान-दल चला गया फिर हो सकता आ जाएगा, आरएलडी कभी आती है जाती है, कभी बीजेपी की तरफ जाएगी, कभी उधर जाएगी, समझ से परे हो जाती है। नेहा जी के पास मैं आता हूँ, बहुत छोटा सवाल नेहा जी पूछूंगा आपसे। बीजेपी को क्या लगता है नेहा जी कि बीजेपी इस आधार पर अपनी चुनावी रणनीति बनाती है कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना है, या इस आधार पर रणनीति बनाती है कि जीतना है और जीतने का किस तरह का समीकरण होगा, इस पर काम करना है? आप लोग समाजवादी पार्टी को, पूरा विपक्ष को खत्म करने पर तुले पड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस के बारे में आपने कहा तो कांग्रेस खत्म ही हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होगा? जी देखिए, हमने कभी भी विपक्ष पार्टियों को खत्म करने की कोशिश नहीं करी। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमेशा मजबूत हो, तभी सरकार चलाने में मजा भी आता है, और आज भी हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन आज जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जनता जो है वो परिवारवाद के ऊपर बहुत ही ऐसी हो चुकी है कि उसको परिवारवाद से सिक आ चुकी है, किसी भी पार्टी का हो। आप देखिए, जहां परिवारवाद हो, कांग्रेस का अंत परिवारवाद की वजह से, आज उद्धव जी जहां बैठे हैं परिवारवाद की वजह से, और बहुत सारी पार्टियां तो शायद उद्धव जी अब रहे कहाँ? उद्धव जी कहाँ रहे अब नेहा जी? उद्धव जी का तो खेल खत्म हो गया, उद्धव जी का खेल खत्म कर दिया गया, हो क्या गया, हो कर दिया गया। वो
करा किसी ने नहीं है, जनता ने किया है, क्योंकि जनता जो है वो परिवारवाद प्रदेश में नहीं भी चाहती। जनता ने किया था, अगर कर्नाटक परिवार में भी में जनता कोई ने किया ऐसा था, गोवा में भी काबिल जनता है ने किया था, कि वाकई शालिनी में जी, जनता के आप बीच क्या उठ बोल के रही काम हैं भाई? करना चाहता है, जनता के लिए काम करता है, फिर तो जनता उसे स्वीकार करती है। लेकिन जिनको पक्की पकाई बिल्कुल मिल जाती है कि पिताजी उनके मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्होंने ही बनना है, ऐसा नहीं होता। नीचे से आइए ना, नीचे से कैडर का काम करते करते आप ऊपर पहुंचिए और फिर मुख्यमंत्री बनिए। नहीं तो कोई बात नहीं। ये आरोप लेकिन लगाया आप जाता सीधा है बदलते बीजेपी में। बनिए। सुनिए नेहा जी, सुनिए, आप बीजेपी की हैं तो बीजेपी पर एक आरोप, बहुत बड़ा आरोप है। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी अब बड़ी हाथी हो चुकी है पार्टी। अगर आप कार्यकर्ता हैं तो सीनियर कार्यकर्ता तक जाते जाते रिटायर कर जाएं, कोई कुछ सुनता ही नहीं है, सुनते हैं, है ना। ठीक है, अलग बन गए, कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक बनना आप लोग कहते हैं, लेकिन बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई, इतनी बड़ी हाथी हो चुकी है कि कहां से शुरू करें इस पार्टी के अंदर काम करना, किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो लोग इससे घबराते क्यों हैं? ये तो खुशी की बात है कि अगर बड़ी पार्टी है तो उल्टा ऐसे ऐसे लोगों को आपने पीछे देखा होगा कैबिनेट में जगह मिली है जिनका कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाती है, सांसद बन जाते हैं जिनका किसी कभी सुनने को भी नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग परिवारवाद को वो नहीं देते अहमियत। और अगर परिवार के भी अगर किसी के बेटे ने दूसरे से ग्राउंड से काम ऊपर तक किया होता है तो उसको तवज्जो फिर भी जाती है, और वो भी टिकट तब चलिए सर, समय खत्म हो गया। नेहा जी, होता है। समय खत्म हो गया। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।